हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवेश फ्रॉम मेलिंगवा। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो बीएससीबी बोर्ड का पैटर्न है और 100 मार्क का बुक है इंग्लिश का, उसमें एक छठा पोयम है द सोल्जर, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो गुजारिश करूंगा आप सभी से कि अंत तक इस वीडियो को देखें, जितना भी कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये वार पोयम है और ऑथर भी वार पोएट है और यह एक सोनेट है जो कि 14 लाइन की पोयम होती है। और पैट्रियोटिक मींस दैट कहने का मतलब है कि ये जो ऑथर है इसका रूपर्ट्स ब्रूक इनहैबिटेंट ऑफ इंग्लैंड है, यानी इंग्लैंड का है और वहां का यह एक सोल्जर थे, सैनिक थे। और उस समय जो इसके मन में भावनाएं फीलिंग्स अपने राष्ट्र के प्रति आया, तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया है इस पोयम में। तो बड़ा ही पैट्रियोटिज्म है, राष्ट्रभक्ति को दिखाया है कि जितने भी पर्सन है उनको कंट्री के लिए उनका प्यार कैसा होना चाहिए। तो इसमें जीता जागता एक सिंबल है रूपर्ट्स ब्रूक। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, किस तरह के थॉट और विचार कितने महान थे उस बारे में जानेंगे। और दुख की बात है कि यह ऑथर का जो जन्म था, देख लो आप लोग, 3 अगस्त 1887 यानी 3 अगस्त 1887 को इनकी जो है जन्म हुआ था, लेकिन डेथ 23 अप्रैल 1915 यानी 1915 में 27 से 28 वर्ष की उम्र में ही ये अपना जान गंवा दिया। तो ऐसा क्यों, सारा रहस्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरह लाइन पे बने रहिए और अंत तक देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द ऑथर, उसके बाद हम पूरा का पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन आज खत्म करूंगा। और काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह एक जरिया है। पढ़ो और पढ़ने दो, तभी हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र डेवलप होगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज लिसन केयरफुली। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग कह रहे हैं कि द सोल्जर, हु इज द ऑथर ऑफ द सोल्जर। तो यू हैव टू से रूपर्ट्स ब्रूक। रूपर्ट्स ब्रूक जो है वो इस पोयम का ऑथर है। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब तो हम लोग समझ रहे होंगे कि आखिर द सोल्जर क्यों हेडिंग आया इसका। तो इसका बस एक ही वजह है कि ये जो ऑथर है रूपर्ट्स ब्रूक, वह एक सैनिक थे और सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। तो इस वजह से इस पोयम का हेडिंग है द सोल्जर। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, कह रहे द सोल्जर इज अ वार पोयम। कह रहे ये जो द सोल्जर है यह क्या है, यह एक वार पोयम है। एंड ऑथर इज ऑल्सो अ वार पोएट। कह रहा है ये जो ऑथर है इस पोयम का वह भी वार पोएट है। तो सबसे बड़ी बात हमको जानना है कि द सोल्जर वार पोयम क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल था। आउट ऑफ कंट्रीज ही हैज टू फाइट विथ अदर कंट्रीज, नेशनल और दूसरा वर्ल्ड वार। तो नेशनल तो कंट्री के अंदर होता है, लेकिन इंटरनेशनल तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम सभी जानते हैं कि कब हुआ था, कब से कब तक चला था। तो वही माहौल था और ये उस समय इंग्लैंड के सैनिक थे, तो इसको आउट ऑफ कंट्री फाइट करना था। तो उस समय जो भी फीलिंग्स, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति की भावना इसके अंदर आया, उसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, व्यक्त किया है। तो इसलिए इस पोयम में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे तो वार से रिलेटेड थॉट है, विचार है कि अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो बस तुम ये करना। वो क्या है एक्सप्लेनेशन में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसलिए ये पोयम को कहा जाता है कि वार पोयम है, यानी युद्ध से रिलेटेड पोयम है, इसलिए ये वार पोयम है। अगर नेचर से रिलेटेड होता तो नेचर पोयम है, बच्चों से रिलेटेड होता तो चिल्ड्रंस। तो इस तरह से होता है पोयम का कैटेगरीज। और वार के बारे में इन्होंने लिखा, इसलिए रूपर्ट्स ब्रूक को भी कहा जाता है कि he is a war poet, यानी ऑथर भी वार पोएट है। अब देखो वहां पे आप लोग कह रहे हैं इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म। कह रहे ये जो रूपर्ट्स ब्रूक है आखिर ये वार पोएट बना, युद्ध से रिलेटेड चीज को व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि यह इंस्पायर्ड हुआ, प्रेरित हुआ किस चीज से, पैट्रियोटिज्म से। ये पैट्रियोटिज्म क्या होती है, तो राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति जो भावनाएं, फीलिंग्स है, उसको हम पैट्रियोटिज्म बोलते हैं। तो कह रहा है इंस्पायर्ड हुआ था राष्ट्रभक्ति से, बिकॉज ही वाज अ सोल्जर, दैट्स व्हाई इन अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कह रहा है वो शुरुआती दौर था, अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और शुरुआती दौर था। वो महीना नवंबर और दिसंबर का था, बस 2 महीने के अंतर ये जो अपने फीलिंग्स है उस चीज को इस पोयम में दिखाया है। तो आज हम लोग उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फिर आगे वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बर्थ प्लेस
और इनकी जो मृत्यु हुई किस प्लेस पे, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसलिए रूपर्ट्स ब्रुक का जो जन्म हुआ था तो हम लोग तो जान गए ईस्वी से, लेकिन किस प्लेस पर, तब हम लोग को याद रखना है कि बॉर्न इन इंग्लैंड, इसका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, डाइड इन एक्जिएंसी। एक्जिएंसी कहां पड़ता है, तो यहां पर देख लो आप, आइसलैंड, स्काई रोज है, आइसलैंड में स्काई रोज है, स्काई रोज के बगल में है एक्जिएंसी, आइसलैंड, इसको आइसलैंड के बगल में पड़ता है एक्जिएंसी, तो वहीं पर इनका जो है डेथ हुआ था। फिर 5 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है कि रीजन ऑफ डेथ, यानी रूपर्ट्स ब्रुक का अर्ली डेथ हुआ था, तो रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है रीजन ऑफ डेथ सेप्सिस। अब सेप्सिस क्या होता है, तो बुक में ये वर्ड्स यूज किया है, सेप्टिकेमिया, एक प्रकार का ये ब्लड पॉइजनिंग है, किसी जहरीला कीटाणु को काटने से अगर शरीर में इन्फेक्शन हो और उन्हीं की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेप्सिस एज वेल एज यू कैन से सेप्टिकेमिया। तो यह एक ब्लड पॉइजनिंग है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है ब्लड पॉइजनिंग। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेथ, तो एग्जाम में या तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा या सेप्टिकेमिया, दोनों में से कोई एक रहेगा, जो वर्ड मिला उस पर हम टिक कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट 16 में W.B. Yeats डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। अब ये W.B. Yeats कौन है, इसका ये फेमस कोट है, इस चीज को आप याद रखो, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका थॉट क्या है, यहां पे देख लो आप, कह रहे W.B. Yeats डिस्क्राइब हिम। हिम जो वर्ड यूज किया है वो रूपर्ट्स ब्रुक के लिए यूज किया है, यानी कह रहे हैं कि W.B. Yeats इंग्लैंड का ऑथर था, इंग्लैंड का ही ऑथर है ये भी, तो इन्होंने रूपर्ट्स ब्रुक को डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, क्या, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी क्या कि इंग्लैंड का अगर सबसे खूबसूरत आदमी कोई है तो वो रूपर्ट ब्रुक है। कितना अच्छा लाइन है। ही, देख लो आप यहां से फिर से, W.B. Yeats डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो इस लाइन को याद रखना है, और ये कोट जो जारी किया वो किया था W.B. Yeats। He is also an author of England. He said to Rupert's Brook. रूपर्ट्स ब्रुक के बारे में इन्होंने ये कोट जारी किया। अब एग्जाम में हम लोग से पूछा जाता है कि he was the handsomest young man in England. It is a statement given by, और 4 ऑथर का नाम रहेगा तो हमको टिक मारना है W.B. Yeats में। यह एक स्टेटमेंट है, किसने कहा, अब दे देगा W.B. Yeats said, कहा he was the handsomest man in England, to whom, किससे कहा, तो रूपर्ट्स ब्रुक के लिए कहा। तो यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं जो कि घुमा फिरा के बोर्ड। तो 7 नंबर के पॉइंट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि द सोल्जर बिलोंग टू एन अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कहने का मतलब है कि ये जो द सोल्जर है ये बिलोंग करता है टू एन अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ था, और उनका जो अर्ली स्टेज था यानी शुरुआती दौर था, वहीं से ये पोयम का क्रिएशन हुआ, बिलोंग कर रहा है वहीं से। व्हेन, कह रहा है जिस समय, जब पीपल वर ओवर ऑल मोर ऑप्टिमेटिक, कह रहा है, और उस समय लोग जो थे वहां इंग्लैंड के, वो ओवरऑल सभी के सभी ज्यादा आशावादी थे, एंड पैट्रियोटिक मूड, और उस सभी पीपल में राष्ट्रभक्ति की भावना थी। ऐसा होता है जब कभी हम लोग भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइट देखते हैं तो प्रत्येक कंट्री के जितने भी वासी हैं उसके अंदर एक पैट्रियोटिज्म मूड हो जाता है। They began to say something different to others, what we have to do or not. तो ये होती है। उसी प्रकार से कह रहा है कि उस समय जो शुरुआती दौर था और युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल था, तो इसका आप कोड याद रख लो, WW1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है, एग्जाम में कोड में पूछी जाती है, तो इस वर्ड को याद रखना है। कह रहा रिटन इन नवंबर, और ये जो पोयम है हमारा द सोल्जर, ये नवंबर का महीना था एंड दिसंबर, स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो नवंबर में ही लिखा गया या दिसंबर में, यानी अर्ली स्टेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और मंथ जो था वो नवंबर और दिसंबर था। बस यही 2 महीना के अंदर ये रूपर्ट्स ब्रुक ड्यूटी पे तो था ही, और वहीं से इस पोयम का क्रिएशन कर देता है। और इतनी बड़ी मार्वेलस
चीजें को शेयर किया है, अपने थॉट, विचार, विजन, आइडियाज आज हम लोग जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी जो थॉट है, इनके जो विचार है, हम सभी उस चीज को अपनाएं, तभी हमारा भी राष्ट्र एकदम डेवलप राष्ट्र बनेगा। तो चलिए फिर आगे कह रहे हैं 19। अब यहां पर देखिए एक चीज समझने वाली बात है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो पोयम है रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर, और वो ईस्वी था 1914, यानी 1914 ईस्वी का जो नवंबर दिसंबर महीना था उसी समय इसको लिखा गया। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अपीयर ऑन द मंथ ऑफ, यानी ये पोयम द सोल्जर अपीयर कब हुआ। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, पब्लिश्ड होना, प्रकाशित होना, हम सबों के बीच आना। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 14 का नवंबर दिसंबर ये ले ही लिया तो 15 में, तो आप लोग को टिक मारना 1915, ओनली अ फ्यू मंथ्स बिफोर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। में देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहे द पोएम वाज रीड अलाउड इन संत पॉल कैथेड्रल। एसटी का मतलब संत पॉल्स कैथेड्रल। कैथेड्रल मींस चर्च होता है, तो कह रहे संत पॉल कैथेड्रल का एक चर्च था, वहां पे इस पोयम को लॉर्डली पढ़ा जाता था बिफोर ब्रुक्स डेथ। कब तक, तो बिफोर ब्रुक्स डेथ। कह रहा ब्रुक्स, रूपर्ट्स ब्रुक्स जो है इनके डेथ से पहले, जब इनका मृत्यु नहीं हुआ था तो उनसे पहले संत पॉल कैथेड्रल है इंग्लैंड में, वहां पर इस पोयम को वहां के जितने भी देशवासी थे एकत्रित होके इस पोयम को जोर जोर से गाता था। अब ऐसा क्या खास बात है, जैसे हम लोग जन गण मन को जोर जोर से सभी स्पिरिचुअल कंडीशन में गाते हैं, उसी तरह से वहां की एक मोमेंट बना हुआ था। तो 9 में चलते, 9 में कह रहे कि रूपर्ट्स ब्रुक्स फादर वाज अ, यहां पर देख लो आप, हाउस मास्टर। हाउस मास्टर किसको बोलते हैं, एट रग्बी स्कूल। तो यानी स्कूल का हाउस मास्टर है, जैसे हॉस्टल वगैरह में इंचार्ज होता है, 24 आवर्स यू हैव टू स्पेंड देयर एंड ऑल्सो केयर एवरीथिंग, इज कॉल्ड हाउस मास्टर। तो ये हाउस मास्टर थे किस स्कूल का, तो रग्बी स्कूल का, और बिगिनिंग में अपने रूपर्ट्स ब्रुक को साथ ही रखता था और वहीं पर वो इंचार्ज थे, रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। अब चलिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा ध्यान से देखना आप लोग, तभी जाके हम ऑब्जेक्टिव में नहीं फंस पाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का, रटाने का नहीं। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं यहां से हम लोग। कह रहे इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कह रहे यदि हमारी मृत्यु होती है तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। किसको कह रहा है, अपने देशवासी को, अपने ऑडियंस को, अपने सोल्जर को। बिकॉज ही इज नोइंग वेरी वेल दैट he is going to fight with other country, somehow or other he will be killed by other person। क्योंकि मैं सोल्जर हूं और दुनिया से बाहर अपने कैंड वर्ल्ड वॉर का माहौल है, छिड़ा हुआ है, तो आउट ऑफ कंट्री हमें लड़ना है, तो हमारी मृत्यु होगी, यह निश्चित है, कहीं ना कहीं मैं मर जाऊंगा, तो क्या करोगे, आपको क्या सोचना है। तो वही चीज अपने ऑडियंस को कह रहा है कि बस इतना ही सोचना। क्या सोचना, कि दैट देयर सम कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स देखो भाग होता है, किनारा होता है या हिस्सा होता है। अभी जैसे मैं खड़ा हूं, यानी समझने के लिए आप यहां पर ले लो कि someone is like a person is here। अभी ये खड़ा है, तो अभी फाइट है, हाथ में बंदूक है और लड़ने जा रहा है, तो ये प्लेस सिर्फ इतना ले रहा है। जब इनकी मृत्यु होगी तो स्वाभाविक सी बात है ऑब्वियसली कि ये जमीन पे गिर पड़ेगा, गिर पड़ेगा तो यहां से यहां तक ये जमीन को कवर करेगा। तो उसी चीज को कह रहा है कि इफ आई शुड डाई, यदि हमारी मृत्यु होती है तो तुझे क्या करना है। तो मेरा शरीर जब गिरेगा तो वो जमीन के कुछ भाग को, कुछ कॉर्नर को कवर करेगा, और उस कॉर्नर की बात कर रहा है कि फॉर एवर फॉर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, आप अंत तक बने रहिए, सारा चीज क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड का मतलब समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री हमें फाइट करना है, और देश से बाहर अगर हमारी मृत्यु होती है किसी कंट्रीज में तो वो फॉरेन फील्ड है। और उस फॉरेन फील्ड का जो कॉर्नर है, मृत्यु के बाद जो मेरा शरीर जितना जमीन को कवर करेगा, वो पोर्शन, वो कॉर्नर, वो हिस्सा, वो भाग फॉरेन फील्ड का फॉरएवर के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है फर्स्ट। फिर आगे देखते हैं, कह रहे दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी,
कैसे हो जाएगा इस चीज को बता रहा है। कह रहा है देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंक्लीन। इस लाइन को अच्छा से समझिए, यानी अकॉर्डिंग टू ऑथर वी हैव लर्न कि वो पोर्शन जहां इसका बॉडी गिरेगा वो पूरा का पूरा भाग फॉरेन फील्ड का फॉरएवर के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, हमेशा के लिए। क्यों हो जाएगा उस चीज को बता रहा है। कह रहा है क्या कि इन दैट रिच अर्थ, कह रहा है कि मृत्यु जो हमारी होगी तो वह भी एक रिच अर्थ है, यानी फॉरेन फील्ड का जो ये कॉर्नर है वो अभी क्या है, एक रिच अर्थ है, एक समृद्ध भूमि है। और वहां पर क्या होगा, रिचर डस्ट, यानी हम सभी जानते हैं कि अभी मैं अलाइव हूं, आप अलाइव हैं, तो यह क्या है, यह एक आदमी है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो तो कोई नहीं रखता, क्योंकि 5 तत्वों से बना यह शरीर, और इससे जब आत्मा निकल जाती है तो डस्ट के समान है। तो वही चीज यहां पर ये रूपर्ट्स ब्रूक कह रहा है अपने ऑडियंस से कि दैट रिचर, वो जो फॉरेन फील्ड का पर्सन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं आप सभी को कि वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वह एक रिच अर्थ है। और वहां पर क्या होगा, जब हमारी मृत्यु होगी तो यह एक रिचर डस्ट होगा जो कंक्लीड हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। तो बताओ कैसे नहीं होगा वो फील्ड, द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड फॉरएवर फॉर इंग्लैंड, क्योंकि आत्मा निकल जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ओनली थिंक दैट द कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड विल बी फॉरएवर फॉर इंग्लैंड। बस यही तो कह रहा है अपने ऑडियंस से, अपने देशवासी से, कि तुम ये मत सोचना कि मैं मर गया हूं, तुम बस इतना ही सोचना कि वो कॉर्नर, वो पोर्शन जहां पे हमारी डेथ हुई और मेरा जो ये बॉडी है या रिचर। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है और ये वो डस्ट है, यानी वहां पे डस्ट का बात कर रहा है, रिचर डस्ट कंक्लीट, धूमिल हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये डस्ट जो है, ये डस्ट, जिस डस्ट का मैं बात कर रहा हूं जो वहां पे कंक्लीट होगा रिच अर्थ में, वह डस्ट हो होम इंग्लैंड बॉर्न। कह रहा टुडे आई एम अलाइव, तो हु बॉर्न में, माय कंट्री। पूरा का पूरा क्रेडिट अपने कंट्री को दे रहा, और मैं मर जाऊंगा तो यह एक डस्ट होगा, तो यह डस्ट वहां पे कंक्लीट होगा, और वो भाग जहां कंक्लीट होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा। तो ये डस्ट है किसका, तो वही बता रहा है कि ये डस्ट वो है जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया। डस्ट होम, जिसे इंग्लैंड बॉर्न, यानी इंग्लैंड ने पैदा किया। सैप्ट मीन्स होता आकार देना, बिगिनिंग से लेके, बचपन से लेके आज मैं पूरा यूथ बन चुका हूं, शेप्ड है, आकार है, ये भी इंग्लैंड ने ही दिया। मैड अवेयर, मैं काबिल हूं, मीन्स दैट कहने का मतलब है कि ये मेरा जो इंग्लैंड है, मेरा जो मातृभूमि है, वही ने मुझे काबिल भी बनाया, अवेयरनेस बनाया। तभी तो मैं पैट्रियोटिज्म की बात कर रहा हूं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूं, और आप सभी के सुरक्षा के लिए आउट ऑफ कंट्री फाइट करने जा रहा हूं। तो somehow or other कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो काबिल है, सोच है, विचार है, ये किसने दिया, तो मेरा कंट्रीज ने। गैव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और कह रहा है कि मेरा मातृभूमि जो है, इंग्लैंड जो है, वह मुझे कभी क्या दिया, वंस हर फ्लावर, यानी फूल्स दिए। किस चीज के लिए, टू लव, प्यार करने के लिए। यानी वहां की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, फ्लावर्स, डेकोरेशन से जो रूबरू हुआ अपने कंट्रीज में, कह रहा है वो मेरी मदरलैंड ने ही मुझे दिया प्यार करने के लिए। अभी तक घूमता आया हूं, तो यह भी जो मार्ग है और घूमने के लिए रास्ते दिए, वेज मतलब रास्ता, टू रोम मीन्स घूमना, ये वन मीनिंग आप लोग याद कर लो। तो घूमने के लिए जो मार्ग वो भी किसने दिया, इंग्लैंड ने। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, यानी कह रहा है कि और ये जो बॉडी है इंग्लैंड का, यह सांस भी ले रहा है, तो कहां का, तो इंग्लैंड एयर का। तब कह रहा है वॉश्ड बाय द रिवर्स, यानी पानी की स्कार्सिटी, आउट ऑफ कंट्रीज जाएंगे तो और भी दिक्कतें, समस्याएं आती हैं। हमारे इंडिया में भी अगर राजस्थान जाओ तो पानी की किल्लतें होती है। तो वहां पर क्या होता है, तो हर एक का अपना मैनेजमेंट होता है। तो वहां पर नदी में ज्यादातर वास्ट से रिलेटेड, नहाना, धोना, वॉशिंग, पानी, वाटर सप्लाई, दिस ऑल थिंग्स रिवर से ही होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी। तो उसी की बात ये कर रहा है कि वॉश्ड बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। कह रहा है घर पे धूप और नदी के द्वारा वास्ट, मतलब कहने का है कि जो कुछ भी हो रहा है रूपर्ट्स ब्रूक के लाइफ में, वो सारा क्रेडिट कह रहा है ड्यू टू माय मदरलैंड,
वो इंग्लैंड ही तो है, सांस भी लेता हूं तो वो इंग्लैंड ने ही दिया। तो चलिए हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शेड अवे। तो यानी कहने का मतलब है कि सोचो, और तुम सोचो कि दिस हर्ट ऑल एविल, यानी कह रहा है अभी तक मैं अलाइव हूं, जिंदा हूं, तो वो इस जो हर्ट है इसमें बहुत चीजें हैं ऐसी जो एविल भी है और गुडनेस भी है, यानी बैडनेस और गुडनेस दोनों थिंग्स है। जब हमारी मृत्यु होगी तो कंक्लीट हो जाएगा। तो क्या हर एक चीज कंक्लीट हो जाएगा? नहीं। अपने ऑडियंस, अपने देशवासी, अपने सोल्जर से वो शेयर करता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो कंक्लीट होने की बात क्या, तो क्या क्या कंक्लीट होगा, मींस दैट क्या क्या धूमिल होगा। तो उस चीज को क्लियर कर रहा है इस पोएम में और कह रहा है कि ऑल एविल शेड, कह रहा है जितने भी बुराइयां, एविल का मतलब होता है बुराइयां, तो कह रहा है हमारे शरीर हर्ट में, कह रहा है एंड थिंक, सोचो दिस हर्ट, इस दिल में, ऑल एविल शेड अवे, जितने भी बुराइयां हैं वो धूमिल हो जाएगा, शेड अवे हो जाएगा। अब पल्स इन द इंटरनल माइंड, तो इंटरनल माइंड और एक्सटर्नल माइंड हम लोग समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि पल्स जो एक चल रहा है, पल्स तो हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज का पल्स देखना, एक गति जो होता है। तो कह रहा है हमारी जो इंटरनल माइंड है उसका जो पल्स एक चल रहा है वो नो लेस होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यानी अपने ऑडियंस से कह रहा है कि तुम ऐसा मत सोचो कि अगर मैं कंक्लीट हो जाऊंगा तो सारे चीज कंक्लीट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, एविल है, वो सैड अवे हो जाएगी, वो धूमिल हो जाएगी, लेकिन हमारा जो इंटरनल माइंड में पल्स चल रहा है वो नो लेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आखिर उसके इंटरनल माइंड में क्या क्या पल्स हो रहा है उस चीज को भी इन्होंने बताया है इस पोएम में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो कह रहे गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कह रहा पीछे कहीं ना कहीं इंग्लैंड के द्वारा, यानी मेरी मातृभूमि के द्वारा बहुत सारा थॉट्स दिया गया है, विचार दिया गया है बैक में। जैसे हर साइट्स, साइट्स मीन्स दृश्य होता है, कहने का मतलब है ये रूपर्ट ब्रूक कह रहा है कि वी आर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो व्हाट आई हैव सीन इन माई कंट्री। तो फर्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पर जो हर साइट, हर वर्ड यूज किया है एज ए फीमेल, क्योंकि मदरलैंड मातृभूमि होती है और मां से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो कह रहे हर साइट, उनका जो दृश्य है, एंड साउंड्स, अभी तक मैं अलाइव था, जितने भी वहां के साउंड्स थे, साउंड्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हो जाता है, माहौल, वार्तालाप, लैंग्वेजेस, दिस ऑल थिंग्स साउंड्स में आ जाती है। ड्रीम्स, हैप्पी, और कह रहा है कि जब मैं अलाइव हूं, अभी तक जिंदा हूं, तो हमारे पास जो सपने हैं वो बहुत हैप्पी है। एज हर डेज, जैसा कि मात्र जब मैं जिंदा हूं तो उस समय के दिनों में ये सारी चीज जो मैंने देखा, सीखा। एंड लाफ्टर, और कह रहा है मैं हंसता हूं। लर्न फ्रॉम फ्रेंड्स, ये भी मैंने दोस्तों से सीखा। एंड जेंटलनेस मीन्स होता है विनम्रता, जेंटलनेस मतलब विनम्रता। तो कह रहा है ये विनम्रता इन हार्ट्स एट पीस, कह रहा जो मेरे दिल में है, और एट पीस मीन्स शांति से है, एक प्लेस पे, एक जगह पे, दिल के शांति वाला प्लेस में ये चीज है जो नो लेस है, ये कभी कंक्लीट नहीं होगा। मेरे जो भी एविल है, बुराइयां हैं, वो कंक्लीट हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। लेकिन मेरी मातृभूमि का जो साइट्स है, साउंड्स है, ड्रीम्स है, जो कि हैप्पी हुआ करता था उनके दिनों में, एंड लाफ्टर, और हंसी जो है, जो लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो कि मैंने दोस्तों से सीखा। एंड जेंटलनेस, और विनम्रता इन हार्ट्स, वो हमारे दिल में है, किस जगह, द एट पीस। और इसकी बात कह रहा है कि ये नो लेस होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और आगे ये कह रहा अंडर एन इंग्लिश हेवन, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ऑथर, इसका कहने का मतलब है ये जो विचार, आइडिया, फीलिंग, साइट, साउंड्स, थॉट, लाफ्टर है, इस चीज को मैं री एक्सपेरिमेंट करूंगा। कहाँ? तो आफ्टर दैट, यानी मैं हेवन में जाऊंगा। किस हेवन में? तो यहाँ पर देख लो आप, इंग्लिश हेवन। अब इंडिया के लोग जाएंगे तो इंडियन हेवन, अमेरिका अमेरिकन हेवन। उसी तरह ये रूपर्ट ब्रूक का मानना है कि वी आर द पीपल ऑफ इंग्लिश हेवन। अगर इंग्लैंड के पीपल मरेंगे तो वो जहां जाएगा तो वो इंग्लिश हेवन होगा, वहां पर
भी मैं री एक्सपेरिमेंट करूंगा। मीन दैट हर एक चीज को कंक्रीट नहीं होने की बात करता है, अगर कंक्रीट होगा तो सिर्फ एविल। और राष्ट्रभक्ति अमर गाथा है, जिसको मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा, मैं री एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो कितना अच्छा पोएम है, राष्ट्र के प्रति कितनी अच्छी से इन्होंने डेडिकेट किया। तो वी हैव टू लर्न समथिंग थ्रू द पोएम। और पैट्रियटिज्म की जो भावना है, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इसी तरह सोचें। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को और चाहते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समरी आए और प्रवेश सर आ गए हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाए प्रत्येक चैप्टर की, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें क्रांति की तरह। इफ यू थिंक दैट एस आई एम द बेस्ट, देन आई हैव राइट टू से लाइक दैट। अगर आप सोचते हो कि मैं आपके लिए परफेक्ट हूं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज यू विल रिकॉग्नाइज मी, यू विल अप्रिशिएट मी। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे दिखेगा कि हाँ, मैं आपके लिए बेटर हूं। अदरवाइज आई डोंट हैव राइट टू से आई एम द बेस्ट। तो इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।